माँ के करीब ज़्यादा रहते हैं बच्चे और पिता से थोड़ी दूरी रहती है, तो ये क्या वजह होती है, पिता से क्यों दूरी ज़्यादा हो जाती है? भारतीय परिवार का जो ताना बाना बुना हुआ है, वहाँ पर पिता को एक टफ स्ट्रक्चर है। पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे कि कैसे क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बिताएं? पेरेंटिंग का टाइप हमें बदलने की ज़रूरत है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको बच्चे का को ईगो फीड नहीं करना है। बच्चे को चाहिए कॉन्फिडेंट पेरेंट जो असुरक्षा से मुक्त हों। असुरक्षित माता पिता कैसे बच्चे की पेरेंटिंग कर सकते हैं जिनके मन में खुद ही इनसिक्योरिटीज भरी हो। माता पिता के आपसी झगड़े जो होते हैं, वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, उसका असर बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम देखें कि हमारे जो झगड़े निपटारे करने का तरीका है वो बेहद स्वस्थ हो। दूसरा, हमें अपने बच्चों के सामने ऐसे डिस्कशंस या उनको अवॉइड करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो। पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चे के साथ मारा पीटा जाता है, डांटा जाता है। फ्री कम्युनिकेशन, संवाद करें बच्चे कि अपने मन की बात कह सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव, आपकी होस्ट और दोस्त, नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ। देखिए, अगर आपके घर में भी टीनेजर्स हैं, आप अगर टीनेजर के माता पिता हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। और ये बहुत अच्छा जाने वाला है पॉडकास्ट, क्योंकि बहुत सारी बच्चों की जो समस्याएं हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारा बच्चा परेशान क्यों है, उन सब का समाधान आज यहाँ मिलने वाला है। तो आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी नमस्कार। मनोचिकित्सक हैं, मन की बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, वो चाहे बच्चे हों, युवा हों, बड़े हों। हम डॉक्टर सत्यकांत से जानेंगे आज बच्चों के मन की बातें। बच्चों को हम दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छे पेरेंटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे परेशान क्यों रहते हैं, सबसे बड़ी समस्या आज की यही है। तो इन्हीं सब बातों का आज समाधान डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से हम लेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, इसलिए क्योंकि आपने बहुत व्यस्त समय से, अपने व्यस्त शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए, तो बहुत आभार भी आपका। धन्यवाद। तो शुरुआत हम इसी बात से करते हैं कि क्या बच्चों में तनाव होता है? क्या पेरेंट्स समझ नहीं पाते उस बात को? निश्चित तौर पर बच्चों में भी तनाव होता है, क्योंकि तनाव बेसिकली क्या है, हमारी जो सामने परिस्थितियां आ रही हैं उनका सामना कई बार हमारी वांछित तरीकों से नहीं हो सकता या उसके वांछित रिजल्ट्स नहीं हो सकते। जैसे ही मामला अवांछित होने लगता है, हमारे एक्सपेक्टेशन से हटता है, तो वो हमें स्ट्रेन करता है। और आज के समय में मैडम, अगर मैं कहूँ तो तनाव तो पहले जैसा ही है, लेकिन तनाव को जो हैंडल करने की क्षमताएं हैं उसमें कहीं ना कहीं हम कमतर होते जा रहे हैं और जो प्रतिस्पर्धा है इसीलिए हमारे लिए बोझ बनी जा रही है। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि क्या कंपटीशन पहले नहीं था? पहले भी था, उस स्तर का था, आज स्तर बदल गए हैं। पहले सीट्स कम थी, अब सीट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। तो तनाव का मैग्नीट्यूड लगभग अगर हम देश काल परिस्थिति के हिसाब से बात करें तो लगभग सेम है, लेकिन उन्हें हैंडलिंग करने में कहीं ना कहीं हम अक्षम होते जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे सामाजिक, पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर हम परिवार में हैं, जैसे आजकल जॉइंट फैमिली का तो कल्चर ही ख़त्म हो गया है हमारे देश में, से सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है। कैसे समझें कि बच्चा हमारा तनाव में है? कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स दिखाई पड़ते हैं बच्चे में, कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं जिससे माता पिता ये समझें कि बच्चा कुछ अलग है? जी, इस समय के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे घर में जो बच्चे हैं या यूथ है वो तनाव से परेशान है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो है नींद की आदतों में बदलाव। अच्छा। आप देखिए कि जो बच्चे तनाव से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, एंजाइटी से जूझ रहे हैं, या ऐसा है कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, हो सकता है उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी सिंड्रोमल नहीं हो, लेकिन उन्हें सहायता की ज़रूरत है। तो ये लोग बच्चे बहुत लेट सो रहे हैं, 12, 1, 2 लंबे समय तक स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, इरिटेशन हो रहा है, उनके बात करने के तरीके में एक झुंझलाहट सी महसूस हो रही है और हर जगह वो डिमांडिंग हो रहे हैं और माँ बाप उन्हें चेस कर रहे हैं कि किस तरीके से मेरा बच्चा आज मेरे ऊपर नाराज़ नहीं हो, गुस्सा नहीं हो, उसको मैं इस ढंग से खाना दूँ, इस ढंग से कॉफ़ी दूँ, चाय दूँ, कैसे उसकी पढ़ाई में हेल्प करूँ। तो पूरे टाइम जो उनकी ऊर्जा है वो बच्चे को
संतुष्ट करने में लगी रहती है। उसके जो आउटडोर गेम्स हैं वो बंद हो जाते हैं, दोस्तों से जो वो कट सा जाता है, और कोई भी घर में मेहमान आता है तो वो अलग थलग सा रहता है। साथ ही साथ कई बार इसमें जब नशा भी ऐड हो रहा है। अब स्पेशली मैं भोपाल में पिछले 10 साल की बातें करूं तो 10 साल पहले का सिनेरियो ये था कि गांजे जैसे खतरनाक नशे का जो सेवन है वो कॉलेजेस में था, लेकिन अब वो पेनिट्रेट करके स्कूल्स में आ गया है। तो नशे के सेवन की वजह से भी कई बार व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई देता है कि बच्चा, सर ये सुबह जब उठता है तो ठीक रहता है, लेकिन जब वहां से घूम के आता है, खेल करके आता है, तो ऐसा लगता है कि ये रूप बदल गया है इसका। अच्छा। तो कई बार ये सब्सटेंस अब्यूज की भी समस्याएं हो सकती हैं। और कई बार आप देखिए कि हाइजीन में भी बच्चे मेंटेन नहीं करते, ढंग से नहाना नहीं, अपने दिनचर्या में अव्यवस्थित रहना, लंच सही समय पर नहीं करना, ऐसी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मोटे मोटे लक्षण अगर हम समझ लें तो हमें ग्रॉस पता चल जाएगा कि हाँ, इस बच्चे पर ध्यान देना की जरूरत है, और साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का भी हो सकता है परामर्श लेना पड़े। 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे रहते हैं वो तो पूरी तरह से मतलब माता पिता पे डिपेंड रहते हैं। माँ भी बार बार ध्यान रखती है कैसे उठ रहा है, कैसे स्कूल की तैयारी करनी है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो माँ खुद बैग लगाती हैं, टिफ़िन लगाती हैं, बहुत खुश होकर के स्कूल भेजती हैं। लेकिन 10 साल के बाद बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है और कहीं ना कहीं जो एक दूरी धीरे धीरे बनने लगती है माँ और बेटे के बच्चे के बीच में भी, बेटा हो या बेटी हो। तो 10 साल से 13 साल की उम्र के जो बच्चे रहते हैं, मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा उस ध्यान देने की ज़रूरत उस समय है। किस तरह के बदलाव होते हैं उसमें? देखिए, होता ये है कि हमारी जो टीनेजर्स हैं वहाँ पर जो भावनाओं का नियंत्रण है वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से उतना कंट्रोल नहीं होता। भावनाओं के उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो दिमाग का चेतना और विवेक जागृत करने वाला हिस्सा है, जिसे हम लोग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो उतना विकसित नहीं होता। तो भावनाओं के तेजी से उतार चढ़ाव, उम्र के बदलाव की वजह से, सेक्स हार्मोन के चेंजेस की वजह से, सोशल इन्वायरमेंट, सोशल मीडिया, बहुत सारे एक्सपोजर बदल गए हैं। तो ऐसे में होता ये है कि लॉजिकल डिसीजंस वो नहीं ले पाते, इसलिए बच्चों में भावनात्मक बातों का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। बुरा लगना है, गुस्सा आना है, क्रोध आना है। तो मुझे लगता है कि जब ये चेंजेस आ रहे हों तो जो आपने बताया कि संभावित दूरी सी बन जाती है, तो वहां पर उचित संवाद के थ्रू हम इस दूरी को नहीं बनने दे सकते हैं, और अगर दूरियां निर्मित हो गई हैं तो उचित संवाद से इन दूरियों को खत्म किया जा सकता है। अच्छा, ये भी देखने में आता है कि माँ के करीब ज़्यादा रहते हैं बच्चे और पिता से थोड़ी दूरी रहती है। जैसे ही टीनेज में बच्चे पहुंचने लगते हैं, पिता के साथ उनकी दूरी ज़्यादा बढ़ती जाती है, माँ से फिर भी शेयर कर लेते हैं। तो ये क्या वजह होती है, पिता से क्यों दूरी ज़्यादा हो जाती है बच्चों? मुझे ऐसा लगता है कि ये फैमिली टू फैमिली डिफर कर सकता है, लेकिन भारतीय परिवार का जो ताना बाना बुना हुआ है वहाँ पर पिता को एक टफ स्ट्रक्चर है। आप 30 साल पहले, 40 साल पहले की पेरेंटिंग देखिए, तो वो तो मैं अपने पिता के सामने कभी निकलता नहीं था। उनकी आवाज़ सुन करके मैं ऊपर चला जाता था, कमरे बदल लिया करता था, मैं अपनी बात माँ के थ्रू पहुँचाता था। तो मुझे ऐसा लगता है ये त्रुटिपूर्ण पेरेंटिंग का रिजल्ट है, जहां पर हम जेंडर बायस करते हुए दोनों पेरेंट्स की छवि को अलग अलग कर देते हैं। हमारे यहाँ ऑर्थोडॉक्स पेरेंटिंग में ये माना जाता है कि एक पेरेंट जो है वो कड़क हो और एक बड़ा सरल हो। तो ये सब कोई वैज्ञानिक बातें नहीं है, ये हमारा एक ट्रेंड चल गया है जिसको हमने आपस में बात करके एस्टेब्लिश कर लिया और उसी की प्रैक्टिस करते चले जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि पिता एक कड़क व्यक्ति के रूप में रहते थे, माँ से आप सॉफ्ट हो जाते थे। अभी लेकिन थोड़ा सा जो अभी आज की न्यूक्लियर फैमिली है उसमें माता पिता दोनों बहुत कड़क नहीं होते हैं। जी जी, उसको तो अब समस्याएं और ज़्यादा हो गई हैं लेकिन पहले से। निश्चित तौर पर, क्योंकि संगीता जी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास कुशंस नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से, जैसे पूंजीवाद की चपेट में है हम सब, तो बेसिक जो बात है कि हमारे पास साथ में रहने का वक्त नहीं हो रहा है। माता पिता भी, अब उनके रोल्स बदल गए हैं। महिलाएं आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो रही हैं, उसकी वजह से उनके रोल में, उनकी सोच में और अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यूक्लियर फैमिली का स्ट्रक्चर है वो खराब मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा एक बंजर जमीन प्रोवाइड करता है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो न्यूक्लियर फैमिलीज में टीनेजर्स को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, एक सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। लेकिन आज के समय में अगर आपको समाज में कम्पीट करके चलना है तो आपको जॉब करनी है या बिज़नेस करना है, आपको वहाँ भी समय देना है। तो ऐसे में बच्चे इग्नोर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा।
ऐसे पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे कि कैसे क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बिताएं, बजाय ज़्यादा समय दें, कम समय में बच्चों के साथ ज़्यादा देखिए, अच्छा बहुत सारे समय। लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं, जो मेरा अनुभव रहा है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंटिंग का टाइप हमें बदलने की ज़रूरत है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको बच्चे का को ईगो फीड नहीं करना है, हमें बच्चे को चेतना सिखानी है कि जो भी हम ये काम कर रहे हैं वो उनके लिए माता पिता के लिए गिल्ट का कारण नहीं बने। जैसे आपने बताया, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, 5 दिन काम किया, 2 दिन वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा रहे हैं कि यार चलो आज ये कर लें, ये टॉयज ले लें, महंगी गाड़ियों में उनको राइड करा दें, यहाँ चले जाएं। तो ये गिल्ट पेरेंटिंग कहलाती है। क्या हम बच्चे में ये विकास भी धीमे धीमे विकसित कर रहे हैं कि हमारे माता पिता जो है उनको काम करना जरूरी है और काम करना बुरी बात नहीं है? तो बच्चों पर इसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। कई बार हम खुद ही अपने आप को कटघरे में खड़े कर लेते हैं कि हम काम कर रहे हैं और हम गड़बड़। तो हमें तो पहले ये डिसाइड करना होगा कि भाई या तो अपने हिसाब से हम पेरेंट बन लें जो हमारे हिसाब से तरीका सही घर में रहने का, या फिर हम पूंजीवाद को कॉम्पीट करने के लिए काम करें। तो अगर आपने काम करने का डिसाइड किया है तो सबसे पहले अपने मन से गिल्ट निकालें। मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहता हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि अपने अंदर किसी भी प्रकार का गिल्ट नहीं आने दें, क्योंकि ये जो भी आप काम करने का निर्णय ले रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें आर्थिक असुरक्षाएं हो सकती हैं, आपके सपने हो सकते हैं। अगर किसी भी पेरेंट में गिल्ट है तो वो पेरेंटिंग कैसे कर पाएगा? बिल्कुल सही बात है। बच्चे को चाहिए कॉन्फिडेंट पेरेंट्स जो ये बात बिल्कुल सही कही, जो असुरक्षा से मुक्त हों। असुरक्षित माता पिता कैसे बच्चे की पेरेंटिंग कर सकते हैं जिनके मन में खुद ही इनसिक्योरिटीज भरी हो? ये इस तरह की जो समस्याएं हैं ना, मतलब मैं फिर से अभी आपको टोक रही हूँ बीच में कि ये वाली जो समस्याएं ये आज के समय में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। जो पुराना परिवार हुआ करता था आज से 10 20 50 20 साल तो नहीं और पहले चले हम लोग 30-40 साल पहले जो फैमिली हुआ करती थी, ये वाली समस्याएं बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते जा रहे हैं, ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। आप देखिएगा कि ये पूंजीवाद का ट्रैप है। पूंजीवाद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स, एचआर। तो उसने आपको जॉब देने के नाम पर पहले आपको आपके घर से बुला लिया, फिर चूंकि आप बहुत सारे सबको काम करना है तो धीमे 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 उस एचआर के जो जागते हुए आर्स हैं वो पूंजीवाद को चाहिए। तो जब मैं अपना समय एक जगह दे रहा हूं तो दूसरी जगह कैसे दे पाएंगे? बिल्कुल। और साथ ही साथ जो फैमिली का स्ट्रक्चर वो विघटन है, जो जॉब की वजह से हमें बाहर जाना पड़ता है। बहुत सारे शहरों में कस्बों में जॉब्स नहीं हो सकते, तो पलायन भी एक पूंजीवाद का ही ड्रिवन काम है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पेरेंट्स को ही पूरी तरीके से गलत कह देना बिल्कुल सही नहीं है। वो भी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और ऑफ कोर्स उनके दिमाग में ये है कि हम अपने बच्चे के लिए ही काम करें। और पहले जॉइंट फैमिली थी, अड़ोसियों पड़ोसियों में भी बड़ा प्रेम व्यवहार हुआ करता था, कोई भी देख लिया करता था। पूल पेरेंटिंग ज़्यादा थी कि मेरे बच्चे को देख लेना यार, वो ऐसा है। और वो कुछ कहीं पर गलत इन्वॉल्वमेंट भी देखते थे तो लोग आकर के सूचित करते थे कि बच्चा परेशान है या बच्चा ऐसी संगति में है या बच्चा ऐसा कर रहा है। अब किसी को कोई मतलब नहीं, आपके 4 घर दूर कौन रह रहा है हो सकता है हमें नाम ही नहीं पता हो। बिल्कुल सही बात। तो ये बदली हुई जो परिस्थितियां हैं उसमें बहुत सारी चीजें हमें ऐसा लगता है कि समाज बुरा है, समाज ऑप्ट कर रहा है, लेकिन पूंजीवाद के चलते समाज को ऑप्ट करना पड़ रहा है। वाकई में पूंजीवाद का ट्रैप, इसमें हम सब उलझे हुए हैं जी। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज की है, पेरेंट्स के जो झगड़े होते हैं, माता पिता के आपसी झगड़े जो होते हैं, वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, उसका असर बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है बचपन से ही। मतलब अगर 4-5 साल का ही बच्चा है और माँ बाप में झगड़ा हो रहा है तो वो एक डर बैठ जाता है उसके अंदर जी। और वो फिर धीरे 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 वो ख़त्म नहीं हो पाता, पूरी लाइफ नहीं ख़त्म होता कई बार तो। जी जी। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप कि छोटे बच्चों के साथ या टीनेजर्स के साथ अब वो किस तरह का व्यवहार, अपने व्यवहार में किस तरह से चेंज लाएं? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमारे आपस में झगड़े हो सकते हैं, दो ह्यूमन हैं, उनकी पर्सनालिटी में फ्रिक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनके स्वस्थ सॉल्यूशंस भी संभव है। जरूरी नहीं कि हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो स्वस्थ ही हो। हम देखें कि हमारे जो झगड़े निपटारे करने का तरीका है वो बेहद स्वस्थ हो। दूसरा, हमें अपने बच्चों के सामने ऐसे डिस्कशंस या उनको अवॉइड करते हैं तो चीजें बेहतर होती हैं। और मान लीजिए कि बच्चे के सामने कभी ऐसा हो रहा है या ऐसा कुछ भी हो रहा है तो कई बार मैंने देखा है पेरेंट्स बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं। उनमें से एक ऐसा होगा जो समहाउ
एक सपोर्ट लेने के लिए अपने दूसरे स्पाउस के लिए मैनिपुलेटिव हो जाता है। ऐसे में उस समय उस पेरेंट को लगता है कि वो बच्चे को अपनी तरफ किए ले रहा है या व्हाटएवर, लेकिन उससे बच्चे में जो पेरेंट्स की जो छवि है वो खराब होती है। आमतौर पर ये प्रैक्टिस भारतीय परिवारों में बहुत कॉमन है। हमें ऐसा लगता है उसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन एक जो पेरेंट है वो बच्चे को मैनिपुलेट कर रहा होता है। ऐसे में इमेज डिस्टॉर्ट होती है, रिलेशनशिप पर ट्रस्ट जो होते हैं वो कम होते हैं, और बच्चा कहीं ना कहीं एक जो पर्सनालिटी फ्लॉज हैं उसमें आने लगते हैं, खासकर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे भी परिचित हैं, एक जॉब कर रहा है वो बच्चा, अभी इस उम्र में है, वो 23-24 साल का होगा, लेकिन वो ना माँ के साथ रहता है ना पिता के साथ रहता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है जो आपने बताया कि मैनिपुलेट करते हैं बच्चे। जी। जब वो पिता के पास बैठता है तो वो माँ के बारे में बात करते हो, जब वो माँ के साथ रहता है तो वो पिता के बारे में बात करती हैं। तो बच्चे ने दोनों को ही छोड़ दिया है। छवि का कंफ्यूजन हो गया है कि हमारे जो आइडियल हीरोज हैं वो बेसिकली ये तो एक दूसरे से दुश्मनी के तहत कर रहे हैं, तो उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। जैसे समाज में बहुत सारे लोग अच्छे भी मिलते हैं, हमें बुरे भी मिलते हैं, और परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं। कई बार बहुत बुरे लोग मिलते हैं जिसका असर बच्चों के दिमाग में होता है, और हमारे परिवार में भी होते हैं। कई लोग, पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। बच्चे के साथ मारा पीटा जाता है, डांटा जाता है। मतलब डांटना मारना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको प्रताड़ित करना एक अलग चीज़ होती है। बुरी तरह से मारना, बुरी तरह से बिहेव करना, और फिर बच्चा शांत हो जाता है, बच्चा बोल नहीं पाता। बच्चे, माँ कैसे समझे, पिताजी कैसे समझें बच्चे के कि क्या चल रहा है, बता ही नहीं पाता बच्चा। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें भी संवाद की कमी सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चे को उसके अधिकार पता नहीं होते कि उसको जो नर्चर है वो हेल्दी इन्वायरमेंट में मिलना चाहिए, उसके साथ किसी भी प्रकार का फिजिकल या मेंटल अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सतर्कता बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को, जिसको अपने राइट्स ही पता नहीं है, उसका संरक्षण करना मेरा ही काम है। मुझे वॉच करना पड़ेगा जो भी संबंधित लोग हैं उनके बिहेवियर पर, और बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि अगर हम गैप बना के रखेंगे तो बच्चा हिचकेगा। जिस बात को कहने में मुझे आपके साथ में हिचक नहीं, वो बात मैं नहीं छिपाऊंगा। अगर मैं आपसे कोई भी बात नहीं रिवील कर रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि आप के और मेरे बीच में एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और वो रेजिस्टेंस जो ऊपरी अथॉरिटी है वहां से डेवलप है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा हमें अगर काम करने की जरूरत है बच्चों के साथ में, तो वो है फ्री कम्युनिकेशन। संवाद करें बच्चे, कि अपने मन की बात कह सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। ज़्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम सेक्सुअल हैरासमेंट के तौर पे देखी जाती है। चाहे आजकल मतलब बेटा हो या बेटी हो, दोनों के साथ इस तरह की समस्याएं हैं। और घर में तो कई बार घर के लोग ही बड़े लोग होते हैं कि चले, माँ पिता दोनों चले गए हैं और उनके साथ पीछे से बच्चों के साथ में कुछ भी चीज़ें इस तरह की हो रही हैं, फिजिकल एब्यूज़ किया जा रहा है उनको, तो बच्चे डर जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि हम, ये तो हमारे रिश्ते में ये हैं, तो ये तो हमारे, मतलब किसी रिश्ते को मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ, लेकिन कई बार पड़ोसी भी होते हैं, कई बार स्कूल में भी होते हैं। तो ये वाली समस्या जो है, इसमें बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है, उस चीज़ से वो बाहर नहीं निकल पाते। और फिर और जब बड़े होते हैं तो अगर किसी के साथ जा रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तब भी वो चीज़ दिमाग में हावी रहती है उनके। तो ये पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कभी। तो अपने बच्चों को ऐसी क्या चीज़ बताएं, मतलब फ्री कम्युनिकेशन बच्चों के साथ पेरेंट्स कैसे रखें? देखिए, ये जो आपने बात ताकि बच्चा अपनी हर समस्या को बता पाए। देखिए, उससे ये शुरुआती दौर से ही हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक सॉफ्टवेयर जैसा है। अच्छा। कि जहां पर हम बच्चों से कम्युनिकेशन ऐसा रखें और उनके दिमाग में डालें, देखिए डर अगर मेरे मन में है तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। और साइकेट्री ये कहती है कि सारे के सारे बिहेवियर्स सीखे हुए हैं। हमने सोसाइटी से सीखे हैं, पेरेंट्स से सीखे हैं, बुक से सीखे हैं, सिनेमा से सीखे हैं, लेकिन हम सबके सारे बिहेवियर्स सीखे हुए हैं। तो हमें शुरू से ये सिखाना पड़ेगा कि आपके साथ में कोई भी इमरजेंसी, कुछ भी बातें हैं, आपके शरीर को, मन को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट पहुंचा रहा है, आई एम हियर। हम बच्चे से पूछेंगे कि बेटा आज कितने घंटे पढ़ा। कितने पेरेंट्स हैं जो पूछते हैं आज का दिन कैसा रहा मन से तुम्हारा। सही बात। तुम्हारा आज मूड कैसा रहा। या बच्चे को चिड़चिड़ापन आया, उसने कॉपी फाड़ दी, कॉपी फेंक दी, मोबाइल फेंक दिया, हम ये जाने की तो कोशिश तो करें कि वो एंगर का रूट कहाँ पे।
तो सारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशन कई बार मेंटल हेल्थ ट्रॉमा के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ये चाइल्डहुड सेक्सुअल एब्यूज जो है वो बच्चों को बहुत सारे मानसिक रोगों के लिए प्रोन बनाता है। तो मैं शुरुआती दौर से अगर भय को हटा करके उन्मुक्त वातावरण में बातचीत करना शुरू करूंगा, उनको उनकी एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में उनके राइट्स समझाऊंगा, राइट रॉन्ग डूज एंड डोंट सिखाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन मामलों में काफी ज्यादा अवेयरनेस आ सकती है। और जैसा कि आपने बताया कि इसमें 95% लोग लगभग नोन ही होते हैं, तो ऐसा करके इसमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें जिस तरीके का हमारा समाज है, हाँ सब में पोटेंशियल हो सकता है, किसी में भी हो सकता है पोटेंशियल सेक्सुअल एब्यूज का, तो उस चीज को हम बच्चे को सिखाना शुरू करें कि वो कोई भी हो सकता है। हमारी बाउंड्री है, हमारा शरीर है, उस बाउंड्री को जो भी ब्रीच कर रहा है वो कोई भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं हम अविश्वास सिखा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम अवेयर कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को एज अप्रोप्रिएट हम मतलब कर सकते हैं। बच्चा किस एज ग्रुप में है उस तब से ये बातें माँ को और पिता को समझा देनी चाहिए? मुझे लगता है 6, 7, 8 साल से ही शुरू कर देना चाहिए। जहां से बच्चा स्कूल का, जहां पर हम अनसेफ कांटेक्ट की जहां से पॉसिबिलिटी शुरू हो जाए, वहां से हम कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी तो मुझे कुछ आंकड़े मिले थे, तो करीब 45% बच्चे ऐसे हैं जो अपने शारीरिक बनावट को लेकर के टेंशन में रहते हैं। अब इसमें मिडिल क्लास फैमिली भी हो सकती है, हाई सोसाइटीज़ भी हो सकती है, दोनों ही तरह के बच्चे होते हैं। ज़्यादातर केस कैसे समझ में आते हैं, आपके पास आते हैं? निश्चित तौर पर अब देखिए क्या हुआ है, अभी हाल ही के पिछले 10 सालों में बच्चे जो है अपनी तुलना एक अपने साथ वाले से नहीं कर रहा है। बच्चे की तुलना कहाँ से हो रही है? एक हर सफल इंसान से जो कि उसको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में दिख रहा है। पहले एक बच्ची है, वो ईर्ष्या करती थी अपनी फ्रेंड से कि यार वो तो ऐसा अपीयरेंस है, उसको तो इतने दोस्त हैं, लेकिन अब उसका जो कंपैरिजन है वो हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार से है। वो उनकी रील्स देख रही है, उनका चलना है। तो हर सफल व्यक्ति इस समय बच्चे का कॉम्पिटिटर है। ये चीजें मन में तुलना लाती हैं। तो बॉडी डिस्मॉर्फिया के केसेस इस समय बहुत ज्यादा कॉमन हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके शेप में कमियों को पोषित किया जा रहा है ताकि आप मार्केट की ओर ड्राइव हो। बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज हो गई हैं जो अनइंडिकेटेड हैं, जो ऑन डिमांड हो रही हैं कि भाई मेरे को नाक ऐसी बनवानी है, हाँ तो लीजिए बनवा लीजिए, मेरे को अपने गाल ऐसे कराने ऐसे करा लीजिए। तो बॉडी डिस्मॉर्फिया जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के यूज से, इंस्टाग्राम के यूज से, यूट्यूब के यूज से और व्हाट्सएप जो भी चल रहे हैं, सब में कंपेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और बच्चे कहीं ना कहीं अपने सेल्फ इमेज के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए। आप देखिए इस समय वेट को लेकर के कितना ऑब्सेशन हो रहा है, प्रोटीन को लेकर कितना ऑब्सेशन हो रहा है कि वो भारतीय खाने में ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ऑब्सेशन में से तब्दील नहीं होने देना है। हम ये क्यों नहीं कहते कि 30 साल पहले, 40 साल पहले भारतीय जो थाली हुआ करती थी उसमें लोगों को रोग ही नहीं हुआ करते थे। लोग 70-80 साल, हर आदमी बताता था उस समय कि मैंने जिंदगी में एक बार दवा खाई है और ये किया है। ऐसा क्या था भाई? ऐसा कोई ग्रॉस चेंज नहीं हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर इंफीरियरिटी भरी जा रही है। अभी एक शो देख रही थी मैं, उसमें धर्मेंद्र जो अभिनेता थे, नहीं रहे, उनसे एक सवाल किया जा रहा था कि आपके समय में इतनी अच्छी बॉडी बनी थी, अभी तो लोग जितने भी फिल्म स्टार्स हैं वो जिम जाते हैं और तरह तरह के प्रोटीन्स लेते हैं और फिर बॉडी बनाते हैं, लेकिन आपने उस समय क्या किया था कि आपकी बॉडी इस तरह की रही? तो उन्होंने सीधी सी बात यही बताई कि हम खूब कुएं से पानी खींचते थे। इस तरह की जो हमारे रोज़मर्रा की बातें होती थी, दिनचर्या होती थी, उससे ही हमारी बॉडी बनी थी। तो एक ये भी है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जा करके ही अपनी बॉडी बनाएं और या कॉस्मेटिक थेरेपी ले करके ही अपने आप को बहुत खूबसूरत बनाएं। हमारे डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ जिनको हमने इग्नोर कर दिया है आज के समय में, तो वो चीज़ें भी हमारे पेरेंट्स को ही बतानी पड़ेगी और ऐसे बतानी होगी कि बच्चा उनकी बात माने जी। अच्छा, एक और चीज़ समझ में आती है कि और एक और मैं संगीता जी आपको टोकूंगा, जो पुरानी लाइफ स्टाइल्स हैं उनमें उनके पालन करने में भी एक कॉम्प्लेक्स भर दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो आप डूड और कूल नहीं हैं,
आप जितना रात में लेट सो रहे हो उतना आप कूल है। तो एक इंफीरियोरिटी भी फील होती कि अरे भगवान, मैं तो आज रात में 9:30 बजे सो गया, मैं तो गाँव का हो गया। तो ये जो कनेक्शन है वो कई बार बच्चों को फॉल्टी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने में और पोषित करता है, बच्चे और लेट करते हैं। स्क्रीन का यूज है, तो ये भी मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, जो ये अभी जेंजी के बाद वो जेंज अल्फा। अल्फा आ रहा है, हाँ। वो अल्फा वाले बच्चों की के बारे में एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इस समय। तो इन बच्चों के लिए इनके जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो पीने की बात हो, ड्रिंक्स की बात हो, तरह तरह के ड्रिंक्स मार्केट में हैं, वो सब चीज़ों के लिए बच्चे। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आती है कि अभी अभी कुछ समय से, मेरे ख्याल से कोरोना के बाद से ही पेरेंट्स बच्चों के खाने को लेकर के बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, खास करके बाहर के खाने को लेकर के। पहले जितना चलन था कि कभी भी सैटरडे संडे हुआ, वीकेंड पे चले गए बच्चों को लेकर के, अभी आपने भी जैसे बताया कि बच्चों को खुश रखने के लिए वो पैसा, बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इस पे मुझे लगता है लगाम लगी है। हाँ, कोरोना के बाद से तो मुझे ऐसा लगता है लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, लेकिन हालांकि उसके उल्टे इम्पैक्ट भी हैं, बिकॉज उसके बाद बहुत सारे कंटामिनेशन को लेकर के जो ऑब्सेशंस हैं, हमारे पास बहुत सारे केसेस बड़े हैं कि एक दिन में 100 बार हाथ धुलना है, ये वाले हाइजीन का प्रॉब्लम है, किचन में ये चीज़ इससे नहीं छुओ, वो वाला इससे नहीं करो, ऐसे भी ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो निश्चित तौर पर जब कोई भी त्रासदी आती है, खासकर जो शारीरिक महामारी के रूप में आती है, हमारे जीवन में एक अच्छा खासा बदलाव लेकर के आती है। नो डाउट उसके अच्छे बुरे दोनों पहलू हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर पहले से लोग हाइजीन के लिए कॉन्शियस हुए हैं, और चूंकि उसका जो कोरोना का सारा मसला था वो कहीं ना कहीं टच और हाइजीन से ही जुड़ा हुआ था, जिसके चलते ये चीज़ें बढ़ रही हैं। हमने बहुत सारी बातें कर ली बच्चों के बारे में, लेकिन एक आलोचना जो शब्द है, आलोचना को लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तुलना होती है आपस में, घर में भाई बहनों की तुलना होती है, पड़ोस के बच्चे से, क्लास के बच्चे से, कई बार क्लास की टीचर भी तुलना करती है। ये जो आलोचना ना सहन कर पाने की जो शक्ति है बच्चों के अंदर, उसको कैसे उसको कैसे बल दिया जाए? पेरेंट्स ही कर सकते हैं उसको। अगर बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा होशियार नहीं, या उसका कोई सब्जेक्ट वीक है, उसका किसी दूसरे सब्जेक्ट में बहुत होशियार है, तो आलोचना होती है, लेकिन उस आलोचना को बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर गलत कदम भी उठाते हैं। देखिए क्या है कि आज की लाइफ में जो आपने गलत कदम की बात करी, यहाँ पर बच्चों में तनाव प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों में वैकल्पिक व्यवस्था का जो अभाव है, जो उनमें ऑप्शंस नहीं डेवलप हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से आत्मघाती कदम और ऐसी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो हम बच्चों को शुरू से ही थोड़ा थोड़ा तनाव देना शुरू करें। जैसा कि मैंने अपने पहले दूसरे प्रश्न में बताया था कि सारे बिहेवियर सीखे हुए हैं, ऑल बिहेवियर्स आर लर्नड बिहेवियर। तो समहाउ हमें थोड़े थोड़े तनाव बच्चे को देना शुरू करना होगा, ताकि उसका जो माइंड है वो तनाव को हैंडल करने में, आलोचना को हैंडल करने में उसकी प्रोसेसिंग हो सके। अब मैंने ब्रेन को उसके लिए तैयार नहीं किया हुआ है, मैं उसके लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का काम कर रहा हूँ। हर माँ बाप इस समय ऐप में तब्दील है, आपने जो कहा वो तुरंत पूरा होना चाहिए। घर के कोई भी रोजमर्रा के जो तनाव है उनसे हम एक्सपोज नहीं करा रहे हैं। ऐसे में अनएक्सपोज्ड बच्चा जैसे ही अवांछित कंडीशन में पहुंचता है, तो ऐसा लगता है कि अब वो बिखर गया, वो आलोचना नहीं सहन कर पाया, जबकि हो सकता है कि उसमें व्यक्तित्व सुधार की संभावनाएं हो, इसके लिए उसके टीचर ने कुछ कहा हो, लेकिन वो पर्सनल अटैक ले लेता है। तो हमारे पास ये बच्चों को समझाना होगा कि मेरी लाइफ का केवल ऑप्शन ए ही नहीं है। आपको उसके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के, उसके अपीयरेंस को लेकर के, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं करना है। जब बच्चे के दिमाग में उसकी आइडेंटिटी केवल उसका परफॉर्मेंस, उसका लुक्स होगा, तो उस पर जैसे ही हमला होगा तो बच्चे उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो हम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी से लेकर जेड तक सारे ऑप्शंस देखे रहे हैं कि लाइफ में जो अगले संगीता जी 20 इयर्स में जो सबसे बड़ा वेपन है मानसिक रूप से खुश रहने का, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं तो सफरिंग मेरे पास रहेगी ही रहेगी, मैं नाना प्रकार की मेंटल इलनेसेस से जूझ सकता हूं। तो बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी सिखाएं कि जीवन कोई एक ही आयाम नहीं है, उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आयाम हो सकता है, लेकिन वही जीवन है, दैट इज नॉट राइट। तो ये भी ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। अकेलापन भी बच्चों में बहुत बड़ी समस्या है, उससे बच्चे खुद जूझते रहते हैं, और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा होता है तो वही आपने बताया कि जैसे अभी पहले टीवी होता था, आजकल सेल फ़ोन दे देते हैं, मोबाइल दे दिया, उसमें बहुत सारी ऐप डाउनलोड कर दी, कई बार गलत गेम्स में बच्चे फंस जाते हैं।
तो बच्चों का को अकेलापन ना फील हो, इसके लिए भी पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स दीजिए। निश्चित तौर पर बच्चों को अकेलापन महसूस नहीं हो, सबसे पहले तो संवाद करें। संवाद के समय आप अपना भी मोबाइल और अपने को भी टेक्नोलॉजी से दूर रखें। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई क्वेश्चन आंसर जैसा ही संवाद होना चाहिए, आज कैसा दिन रहा, आज तुमने क्या खाया। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं एक फ्री फ्लो रखूं जहां पर स्वतः बातें हो सकें, कोई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं हो। क्योंकि कई बार हम बात करते भी हैं तो बहुत स्ट्रक्चर्ड बातें करते हैं, 4 6 10 लाइन पूछी, हाँ ना में जवाब हुआ, काम खत्म। मुझे ऐसा लगता है घर का खाना साथ में खाना, टेक्नोलॉजी को हटा करके उनसे बढ़िया बातचीत करते रहना, इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अभी करीब 7-8 साल पहले नशे के उन्मूलन पे WHO ने थीम दी थी बच्चों के लिए, टॉक टॉक एंड टॉक। उनका कहना था कि इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बातचीत करते रहें, चीजें अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनसे थोड़ी देर तक बात करो तब वो खुल पाते हैं जी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वो अपनी बात आते ही साथ सब बता देंगे, मिले सुर मेरा तुम्हारा की तरह से वो जल्दी जल्दी हर बात बता, आज दिन भर हमारे साथ क्या हुआ। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अंदर ही अंदर रखे रहेंगे, लेकिन आप जब उनसे बात करना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे फिर वो ट्रैक पे आते हैं, फिर अपनी पूरी बात बता देंगे। जी। ऐसा होता है ज़्यादातर। तो ऐसे बच्चे के साथ में थोड़ी सी पेरेंट्स को दिक्कत होती है, और पेरेंट्स जो है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, वो बच्चे के मन में बात रह जाती है। ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले अगर मुझे किसी लकड़ी को उठाना है, मुझे बर्फ को उठाना है, मुझे पानी को उठाना है, तो तीनों के लिए मेरे तरीके अलग अलग होंगे। मेरे दिमाग में जो हाथ का पावर लगाऊंगा तो उसको असेस करने के बाद लगाऊंगा। एक ही फार्मूले से तीनों नहीं उठ सकते। तो हमें पहले ये समझना होगा कि बच्चों के पालन पोषण का कोई तरीका नहीं होता। इस बच्चे के लिए क्या सही है वो मुझे एक्सप्लोर करना होगा। मेरे बच्चे के लिए, जिसका भी मैं पालक हूँ, उसके लिए क्या सूट करता है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। देयर इज नो फिक्स रूल कि वो मैंने बड़े बच्चे को तो ऐसे ही संभाला था, ये वाला कैसे हो गया। बहुत सारे हमारे पास में ऐसे आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस बच्चे के टेम्परामेंट के हिसाब से उसे कैसे हैंडल करना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंटिंग पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं, और अभी जो नई जो मम्मी पापा बने हुए हैं लोग बहुत बुक्स पढ़ कर के बच्चों को का पालन पोषण करते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि वो कितना उससे बेहतर हो पाता होगा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी लगती हैं, साइकेट्रिस्ट के पास लोग अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं। तो ये कितना फ़ायदा देता है बच्चों को कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, थॉट क्लैरिटी आती है। कई बार क्या होता है कि हम पालन पोषण के तरीके हमारे ऐसे होते हैं जो बच्चे को हो सकता है तुरंत सुविधा तो दे दें, लेकिन बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं होने देते हैं। एक ही बच्चा एक 10 नंबर पा रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। एक बच्चा है बोल रहा है कि मैं इसमें सफल नहीं हुआ, मैं ऐसी कंपनी बनाऊंगा, इन सबको नौकरी पे रखूंगा। एक बोलता है मैं इस फील्ड से हटता हूँ, ये मेरे लिए नहीं बनी, मैं दूसरा काम करूंगा। तो इसका ये मतलब है कि एक ही मार्क्स के अलग अलग बच्चों पर अलग अलग प्रभाव है। इसका मतलब है मार्क्स प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है मेरा टेम्परामेंट जो है वो कैसे काम कर रहा है, मैं उस चीज को कैसे रिलेट कर रहा हूं, और हमको उसी पर ओवरकम करना। जी हाँ। तो कई बार प्रोफेशनल हेल्प लेने से ऐसे गाइडेंस हमें मिल जाते हैं जो हमें बहुत सही लग रहे होते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से वो त्रुटिपूर्ण होते हैं। जैसे आपने देखा कि भारतीय परिवारों में एक पेरेंट ने अगर आपको किसी के लिए मना किया, दूसरे ने अपनी इमेज बनाने के लिए लाड प्यार में उसको कर दिया, तो डिवीजन हो गया वहां पे। उसको पता चल गया कि यार कहाँ से मेरा काम निकलना है, आगे के फिर मैनिपुलेटिव बिहेवियर तैयार हो गए। बिल्कुल, पेरेंट्स ज़रूर मैनिपुलेट करते हैं बच्चों को, और अपनी बच्चे के दिमाग में अपनी छवि बनाने की हर घर में कोशिश होती है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा के दिमाग में मेरी छवि अच्छी होनी चाहिए, वहीं कंपटीशन हो जाता है पेरेंट्स के बीच में। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका आज समाधान हुआ है। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी आज हमारे स्टूडियो में है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी समस्याओं का आज समाधान हमारे दर्शकों के लिए किया है, और अगले एपिसोड में फिर नए मेहमान के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।